हेलो, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे, समझ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, देखो, मैंने भूगोल का जो वीडियो था आप सब ने देखा था और आप सब ने समझा भी था अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी उस वीडियो में, क्योंकि मैंने इतने आसानी से उसमें कवर किया था टॉपिक को, और सभी चैप्टर जो है क्लास सेवेंथ की ज्योग्राफी का कवर हो चुका था। अब क्लास सेवेंथ का ही ये पॉलिटिकल साइंस है, माने कि राजनीतिक विज्ञान। और पोल साइंस का ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक होता है, जहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है यहीं से शुरुआत होती है। और क्लास सेवेंथ क्लास सिक्स में भी पॉलिटिकल साइंस है, पर उसमें बहुत ही बेसिक दिया गया है, जो आप अगर इग्नोर भी कर देंगे तो भी चल जाएगा, पर छोटी छोटी बातें उसमें भी है। पर क्लास सेवेंथ में जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सब दिया गया है, और इसमें इस वीडियो में आप जो अभी देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक जो है सभी इसमें कवर किया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सब जो है वो इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको बताया गया है। तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो देखो, बुक का नाम जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन करके है, और हिंदी मीडियम में आपको इस तरह का नोट, हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेगा आपको। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, या फिर अगर आप स्टूडेंट है सेवेंथ क्लास का ही, तो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर ये वीडियो होने वाला है। तो लोकतंत्र के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, और जब भी लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है कि अगर हम अब्राहम लिंकन को बारे में नहीं बोले तो फिर वो लोकतंत्र अधूरा रह जाता है, लोकतंत्र का परिभाषा। तो डेमोक्रेसी जो है, जो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है, उनके द्वारा है कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, और उसके बाद ऑफ द पीपल, मतलब कि लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जब अपने ऊपर शासन किया जाता है, तब उस शासन व्यवस्था को जो हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। परंतु उसमें भी कई प्रकार के लोकतंत्र है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। तो हमारे पास जो है, हमारे पास अप्रत्यक्ष रूप से जो है, हम हमारा लोकतांत्रिक शासन है। एक तरह से हम जो है चुनते हैं अपने कैंडिडेट को, जिसको हम प्रतिनिधि बोलते हैं, यहाँ पे विधायक एमएलए के रूप में चुनते हैं, और वो जो है फिर हमारे ऊपर शासन करते हैं, हमारे अच्छाई के लिए वो विभिन्न नीतियों का निर्माण करते हैं। और नीति निर्माण में जो है वही विधायक का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। हमारे देश में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जो मैंने आपको बताया अभी, कि आपको मत देने का अधिकार जो है बचपन में ही 18 साल के जब आप हो जाते हैं, और 18 साल के वयस्क जब होते ही आपके जो है वोटर आईडी कार्ड वो बन जाता है, और वोटर आईडी कार्ड के द्वारा आपको जो है वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इस वोट देने के अधिकार में आपको किसी भी धर्म या जाति या फिर कोई भी ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। सरकार का ऐसा कानून और नियम है कि आपको जो है किसी भी जाति धर्म से है उससे मतलब नहीं है। अगर आप 18 साल के हो गए हैं और आप लड़का है लड़की है, तो आप वोट देने का अधिकार आपको मिल जाता है, लेकिन आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा गया है। और समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार मतलब यही हुआ कि आपको किसी भी तरह से किसी के आधार पर जो है आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो इसको समानता हम कहेंगे। और ये हम दो तरीके से पाते हैं, एक तो सरकार कानून बनाती है, और दूसरा जो है सरकार की विभिन्न योजनाएं चलती है और कार्यक्रम चलते हैं। तो प्रोग्राम्स और जो स्कीम वगैरह होता है सरकार का, उस स्कीम के द्वारा भी हमारे लिए जो है अच्छा जो समानता का व्यवहार है वो किया जाता है। अब आगे हम चलते हैं। एनसीईआरटी के कक्षा 7 में ही चैप्टर 1 में दिया गया है मध्याह्न भोजन के बारे में, कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जो है स्कूलों में, जो दोपहर का भोजन था बच्चों के लिए, यह भी एक समानता की दिशा में ही सबसे अच्छा कदम माना गया सरकार का। और इसमें जो है सबसे पहले जो है हमें तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलती है। तमिलनाडु राज्य जो है यह योजना सबसे पहले शुरू किया, और उसके बाद 2001 में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आदेश दिया गया, ऐसा ऑर्डर दिया गया कि 6 महीने के अंदर में सभी राज्य अपने राज्य में ये योजना जो है लागू करें। उसके बाद से जो है सभी राज्यों ने अपने अपने राज्य में लागू कर लिया। अब गरिमा का अर्थ है, गरिमा का अर्थ क्या होता है? गरिमा का अर्थ होता है जब आप अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को सम्मान के योग्य समझते हैं, तो उसको हम गरिमा कहते हैं। तो गरिमा का मतलब आप समझ चुके होंगे यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन था सिविल राइट मूवमेंट। ये कहाँ पे चला था? ये जो चला था 1950 में अमेरिका में। और यहाँ पे जो है अफ्रीकी और अमेरिकन लोगों ने नस्लता, मतलब कि काले गोरे का जो भेदभाव था उसको ख़त्म करने के लिए, समान अधिकारी की मांग करने के लिए उनको जो है
ये आंदोलन चलाना पड़ा और अंततः जो है उनको जीत मिली और फिर सरकार को झुकना पड़ा और कानून बनाना पड़ा सरकार को कि काले गोरे के भेदभाव के रूप में जो अव्यवहार किया जाता था कालों के साथ, वो भेदभाव ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें आप एक अच्छा लीडर जो है, सबसे महान लीडर, उनका नाम आप सुनते होंगे, मार्टिन लूथर किंग करके। और मार्टिन लूथर जो है इस दिशा में जो है सबसे महान नेता साबित हुए और उनके द्वारा चलाया गया ये जो था मूवमेंट वो सफल हुआ। आगे हम स्वास्थ्य की परिभाषा देखते हैं। और स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य का अर्थ होता है बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। ठीक है, ये स्वास्थ्य है, सिंपल सा यहाँ पे परिभाषा है। वैसे WHO के द्वारा आप जानते होंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसमें कई सारे देश है, तो इनके द्वारा जो है स्वास्थ्य की परिभाषा इससे थोड़ी सी कुछ अलग है, परंतु सेम इसी तरह से हम कह सकते हैं। अगर आगे हम देखते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। और देखो यहाँ पे जो है जितनी भी टॉपिक टर्म है वो सब आपके निजी जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। आप अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक ये महसूस करते होंगे, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं लग रहा है मुझे। अगर आपको लगता है ऐसा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिल्कुल भी आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप खुलेआम जो भी आपको मन में आता है वो कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइए मुझे, मैं बिल्कुल ही आपको रिप्लाई दूंगा 100%। तो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवा है वो सरकारी कहलाता है और निजी जो है वो प्राइवेट। प्राइवेट में क्या क्या सुविधाएं होती है, यहाँ पे जो है कुछ संख्या में जो है डॉक्टर अपना प्राइवेट अस्पताल खोलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, निजी स्वास्थ्य केंद्र। और सार्वजनिक में ऐसे स्वास्थ्य केंद्र जो है सरकार द्वारा चलाई जाती है। हो सकता है इसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि सरकार इसमें 75% का रेशियो सरकार का है तो 25% कोई प्राइवेट कंपनी का। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें भी सरकार का भी कुछ योगदान होता है। तो ये तो रही निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें क्या होता है, जिला स्तर पे होता है एक स्वास्थ्य केंद्र, इसके नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में या पंचायत क्षेत्रों में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है वो सब जो है जिला के जो स्वास्थ्य केंद्र है उनके निर्देश में काम करेंगे। यहाँ पे यही बात लिखा गया। आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और प्राइवेट में जो है नर्सिंग होम भी चलाई जाती है कई प्रकार के, क्योंकि वहाँ पे जो है कई तरह से चिकित्सा व्यवसायी जो है चलाते हैं स्वास्थ्य केंद्र। वहाँ पे प्रयोगशालाएं भी होती है, परीक्षण भी होता है, कई तरह का लैब बनाई जाती है और अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी होती है। ठीक है, इन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि ये किसी निजी व्यक्ति के अधिकार में आता है और इन पे जो है सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। और इसका जो है खर्चा, जो भी खर्चा आता है उसका टोटल का टोटल खर्चा जो है हम ही लोग देते हैं। हम लोग कैसे देते हैं, अभी मैं डिफाइन कर देता हूँ। जो हम लोग टैक्स देते हैं वो टैक्स जो है गवर्नमेंट वसूल करती है हमसे और उससे जो है कई तरह के संस्थाओं में जाता है, जिसमें कि एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया और भी कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। उन सब में जो है हमारे टैक्स से ही सरकार इन सब का खर्चा उठाती है। अब आगे बात आता है कोस्टा रिका का। तो कोस्टा रिका जो कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। और ऐसा क्यों माना जाता है, वहाँ पे क्यों ऐसा हुआ कि इतना अच्छा स्वास्थ्य सुविधा हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो सैन्य शासन गलती से बोल दिया मैंने, जो सैन्य की खर्चा था उस खर्च को कम कर दिया गया या फिर नहीं के बराबर रखा गया। और जो खर्चा हथियार में या फिर गोला बारूद में लगता था उन सब को जो है शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे लगाया गया। और वहाँ पे देखते ही देखते वो जो देश था कोस्टा रिका दक्षिण अफ्रीका का सबसे स्वस्थ देश हो गया। ठीक है, आगे हमारा देखते हैं हम क्लास 7 का ही जो पार्ट है हमारा चैप्टर 3, 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है विधायक को और यहाँ से आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है क्योंकि आप अपने गांव में देखते हैं, अगर गांव से हैं तो आप गांव में क्या करते हैं, पहले वार्ड मेंबर चुनते हैं, वार्ड के द्वारा फिर मुखिया का चुनाव होता है, मुखिया से फिर आगे जाते हैं और ऐसे कर कर के आप जो है ऊंचे बढ़ते बढ़ते आप देखते हैं कि विधायक MLA वगैरह को भी आप चुनते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विधायक जो है जिसको MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि ये विधानसभा का सदस्य होता है। इसका चुनाव जो है हम सब मिलके करते हैं और डायरेक्ट करते हैं इनका चुनाव और ये राज्यों में होता है। ठीक है, विधानसभा राज्यों में होता है और प्रत्येक राज्य में लगभग सभी राज्यों में विधानसभा है। लेकिन जो विधान परिषद होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो काउंसिल जो है किन्हीं कुछ ही राज्यों में पाया जाता है और जहाँ तक मुझे याद है लगभग 6 राज्यों में शायद है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का जो है वो भी ये जो है हमारा काउंसिल जो है वो उसमें है। विधानसभा भारत के हर राज्य में है जैसे कि मैंने आपको बताया और विधानसभा का सदस्य जो है वो विधायक कहलाता है
और उनका कार्य क्या होता है विधायक का? जनता का प्रतिनिधित्व करना, क्योंकि हम ही ने उनको वोट दे के ना उनको अधिकार दिया है, और उनको अधिकार हम देते हैं चुनने के बाद कि ठीक है तुम मुझ पे शासन करो और मेरे हित में जो भी कानून नियम है वो कानून नियम को तुम बनाओ। तो वो कानून बनाते हैं, लेकिन कई कानून जो है बाद में विवाद भी हो जाता है, क्योंकि जो कानून आपको अच्छा लगता है हो सकता है मुझे ना अच्छा लगता हो, तो इसलिए बहुत से लोग उस पर विरोध करते हैं, क्योंकि वो हमारा मौलिक अधिकार है किसी भी गलत चीज़ का विरोध करने का। ठीक है, वो भी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एक राज्य जो है हमारा बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है, जैसे ये यूपी है और या फिर बिहार है, तो वो जो है कई क्षेत्रों में बटा होगा, और विभिन्न क्षेत्रों में जो बटने के बाद अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होंगे, और सभी निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुन के आएंगे और वो चुना जाएगा हमारे द्वारा, जनता द्वारा मतलब। ठीक है, तो जो कि विधानसभा का सदस्य होगा। अब उसी विधानसभा में जो है एक मुख्यमंत्री नाम का भी पद है, और इनका चुनाव जो होता है हम नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री का चुनाव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो है राजनीतिक दल के विधायक जो है आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जब जीत जाते हैं तो उसी दल में से जो बहुमत प्राप्त होता है, जो कि सत्ता पक्ष या फिर अन्य विरोधी पक्ष जो कम बहुमत वाला होता है, वो कहलाता है। और इस विजेता के जो आपसी सहमति होती है, मान के चलिए कि बहुत सारे विधायक खड़ा हो गए और वो विधायक जो है फिर सभी आपस में सहमत होकर एक कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बना देते हैं, और ये मुख्यमंत्री के रूप में इस कैंडिडेट को खड़ा करेंगे और उसका चुनाव मुख्यमंत्री के रूप में होगा। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं मुख्यमंत्री चुनेंगे, मुख्यमंत्री जो है हम विधायक चुनेंगे और विधायक जो मिल के है एक मुख्यमंत्री का चुनाव करेगा। तो ये तो हो गया मुख्यमंत्री के बारे में। और मुख्यमंत्री का दायित्व क्या होता है? शासन के विभिन्न मंत्रालयों विभागों को चलाना। ठीक है, अब मुख्यमंत्री का चुनाव जैसे विधायक ने मिल के कर लिया बहुत सारे, और ये विधायक जो है एक मुख्यमंत्री है इसमें से, और ये मुख्यमंत्री फिर विभिन्न तरह के जो है मंत्री, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, तो यह सब मंत्री का जो चुनाव है फिर मुख्यमंत्री करेंगे बाद में। और कोई भी निर्णय जो होगा बहुमत के आधार पे होगा, और मुख्यमंत्री और मंत्री मिल के निर्णय लेंगे। ठीक है, सरकार के बारे में आ गया। सरकार किसके कहते हैं? सरकार शासन के विभिन्न विभाग, मंत्री और उनके प्रभारी जो है वो सरकार कहलाता है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं उसको विधायिका के रूप में देखा जाता है। आप जो है एक बार ये वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ते जाएं, आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं यहाँ पे लिखा गया है कि आपको शायद ही समझ में नहीं आए, सारा कुछ आप समझ सकते हैं। अब निर्वाचन क्षेत्र क्या है? निर्वाचन क्षेत्र ऐसा निश्चित क्षेत्र होता है जहाँ रहने वाले सभी मतदाता जो है अपना प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो ये तो हो गया आपका निर्वाचन क्षेत्र। अब आगे हमारा बहुमत है। बहुमत मतलब कि ऐसी स्थिति जिसमें आधे से अधिक जनसंख्या के लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो सकते हैं, इसे हम साधारण बहुमत भी कहते हैं। विरोधी पक्ष, अब वे प्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं, इनकी भूमिका सरकार के कार्यों, नीतियों पर प्रश्न उठाना, उनका विरोध जाहिर करना। आप देखते हैं कि लोकसभा में भी बहस होता है, तो वहाँ पे भी है जो है हमारा विरोधी पक्ष, वो विभिन्न नीति, चाहे नीति कितना भी अच्छा हो, उनका काम है विरोध करना, और ये जो है जायज़ है संविधान के रूप में। और विपक्ष इसलिए है क्योंकि वो विभिन्न नीतियों का अच्छे से उनको मतलब दूसरा पॉइंट मतलब देंगे और दूसरा विकल्प जाहिर करेंगे। तो विरोधी मतलब ये भी होता है कि एक विकल्प के रूप में होता है, जैसे कि ब्रिटेन में माना जाता है कि विरोधी पक्ष को विकल्प का प्रधानमंत्री माना जाता है। ये तो विरोधी पक्ष हो गया। अब हम प्रेस वार्ता पे चलते हैं। प्रेस वार्ता मतलब मीडिया से संबंधित एक ऐसा समूह होता है जिसे किसी विषय पर अपना जो है पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है उनको, और उनसे अपेक्षा की जाती है जो मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जन समूह को बताए, मतलब बहुत सारे लोगों को बताए, वो मीडिया का जो है उनसे अपेक्षा किया जाता है। अस्मिता क्या होता है? अस्मिता अपने अस्तित्व के प्रति जो है जागरूकता का भाव, हम अस्मिता उसको कहते हैं। अब एक व्यक्ति की कई सारे अस्मिता हो सकती है। आप इस बार पॉज करके इस सब को पढ़ेंगे और पढ़ते हुए आप ज़रूर अच्छे से इसको ध्यान से देखेंगे। एक आता है हमारा रूढ़िवादी धारणा जो इम्पोर्टेंट है, और रूढ़िवादी धारणा में क्या होता है? किसी विशेष आर्थिक, धार्मिक या फिर क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं, या वे केवल कुछ खास प्रकार के जो कार्य हैं वही कर सकते हैं, तब जो है रूढ़िवादी धारणा का जन्म होता है। जैसे कि जो फलाना धर्म के आदमी हैं वो ये कार्य नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या है? रूढ़िवादी आ गया, क्योंकि धर्म के आधार पे उनको जो है ये काम करने से, कोई काम करने से मना कर दिया गया है और ये काम वो नहीं कर सकता, इसीलिए उसको हम रूढ़िवादी धारणा कहेंगे। अब भेदभाव जो है, भेदभाव आप सब जानते हैं, हमारे जीवन में भी आपके साथ भी कभी ना कभी भेदभाव हुआ होगा। तो जब लोगों के साथ आदर और समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है, नहीं होता है, तब हम भेदभाव कहेंगे। उल्लंघन
जब हम किसी भी कानून को ज़बरदस्ती तोड़ते हैं, जैसे कि मान के चलिए हमें पता है कि हेलमेट पहन के बाइक पे चलना अनिवार्य है, लेकिन हमें पता होते भी हम हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, हमारे पास हेलमेट है फिर भी हम बाइक पे ऐसे ही जा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, कानून का उल्लंघन हुआ। और कानून का उल्लंघन जब होता है तो उसको हम मतलब कानून जो हम ज़बरदस्ती हम तोड़ रहे हैं, और ज़बरदस्ती जब कानून तोड़ेंगे तो उल्लंघन कहलाएगा वो। अब यौन प्रताड़ना में महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें हम करते हैं तो फिर वो यौन प्रताड़ना होता है। ठीक है, और ये बहुत ही खतरनाक कानून है, इसमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बल्कि हमारा देश जो है बहुत प्यारा है, जहाँ पे महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, महिला को अभी भी एक मतलब माँ के रूप में देखा जाता है, और एक मतलब जो है अच्छे पोस्ट, अच्छे इज्जत दिया जाता है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम महिलाओं को इज्जत करें, सम्मान करें, और उनके साथ कोई भी अगर गलत व्यवहार होता है तो उनके पक्ष में हम खड़ा हो जाएं। संचार संचार जो है सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट, हम इस सब को संचार का साधन कहेंगे, और संचार के साधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसका लाभ क्या है, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी स्थिति में हमें जो है घटनाओं का बोध होता है, हम विभिन्न घटनाओं के बारे में जानते हैं। अगर अमेरिका में कोई वो है कोस्टारिका द्वीप है, वहाँ का जो चीज़ें हैं हम यहाँ पे भारत में बैठे बैठे देख सकते हैं। तो ये जो है मीडिया के आने से इतना हुआ। मीडिया को हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, और लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ है उसमें से क्या क्या है आप सबको पता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक मीडिया। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया यहाँ पे। लेकिन मीडिया जो है अब यहाँ से इनकी जो है वैल्यू कम हो गई है, और भारत की मीडिया को तो ऐसे ही बहुत ही हालत नीचे हैं। और जो विश्व का मीडिया रिपोर्ट है उसमें जो है भारत का स्थान बहुत ही नीचे है, बहुत ही नीचे मतलब बहुत नीचे, सबसे नीचे से कुछ ऊपर जाके। तो इसलिए मीडिया जो है हमारे देश में एक तरह से लोग बोलते हैं टीआरपी का खेल हो गया यहाँ पे। टीआरपी मतलब क्या होता है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, तो इन पे सब चल रहा है। और मीडिया का जो है बहुत सारे प्राइवेट संस्था जो बिजनेसमैन हैं वो सब अपने अपने अंदर में मीडिया को ले लिए हैं, मीडिया चलाते हैं वो। तो इस तरह से एक प्रॉफिट वाला कंपनी की तरह बन गया है मीडिया, जो कि उनका काम सही या गलत को बताना नहीं बल्कि प्रॉफिट कमाना हो गया उद्देश्य। तो इस तरह से मीडिया जो है हमें प्रभावित करती है दिन, और मतलब दिनचर्या का जो है जीवन हमारा मीडिया के द्वारा प्रभावित होता है। आप भी सुबह उठते ही अगर न्यूज़ देखते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो मीडिया आपके जीवन में बहुत अच्छा भूमिका निभाती होगी। ठीक है, तो इस पे जो है सरकार जो है सेंसर भी लगाती है, और सेंसर के द्वारा जो है किसी गलत चीज़ को रोकती है, गलत एजेंडे को रोकती है। अगर मान के चलिए न्यूज़ मीडिया का जो है आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 में जो है कहा गया है मीडिया को स्वतंत्र मतलब अभिव्यक्ति का अधिकार है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया कुछ भी दिखा सकती है, कुछ भी बता सकती है। मीडिया को यहाँ तक कि जैसे कहीं पे अगर रेप हुआ तो उस लड़की का नाम जो है नाम चेंज करके बताने का जो नियम है वो भी है, वो कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट में आता है ये। और ये ज़रूरी होता है सभी मीडिया धारकों के लिए, जो भी मीडिया कंपनी है उन सब के लिए। ठीक है, अब प्रकाशित और सार्वजनिक विरोध, ये सब क्या है, सार्वजनिक विरोध मतलब कि जब बहुत बड़े संख्या में लोग एकजुट होकर किसी भी चीज़ पर विरोध प्रकट करते हैं तो उसको हम सार्वजनिक विरोध कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रैली भी हम निकाल सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं, सड़कों को अवरुद्ध करके किया जा सकता है। लेकिन अगर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो सार्वजनिक विरोध एक तरह से रोका जा सकता है। सरकार जो है आपका वो मौलिक अधिकार छीन लेती है उस टाइम में। अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, आप सड़कों को अवरुद्ध कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो फिर आपका वो जो है अधिकार छीना जा सकता है। अब आ गया विज्ञापन, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट। आप यूट्यूब पे वीडियो देखने से पहले भी क्लिक किए होंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया होगा कुछ ना कुछ, और वो ऐड जो है उसी को हम विज्ञापन कहेंगे। और विज्ञापन के माध्यम से क्या है, हमारा ध्यान आकर्षण करता है, और उनका अपेक्षा किया जाता है विज्ञापन से कि आप विज्ञापन देखें और वस्तुओं को खरीदें। ठीक है, अब बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। किसी उत्पाद पर जो है विशेष नाम या चिन्ह जो है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। फिर विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी। उत्पाद का तात्पर्य होता है किसी चीज़ या सेवा से जिसे बाजार में बेचने के लिए बनाया गया है। उपभोक्ता, तो हम सब लोग जो है उपभोक्ता है, जो उत्पादन करता है वह भी उपभोक्ता है, और जो उपभोक्ता है वो तो उपभोक्ता है ही, इसीलिए क्योंकि हम बाज़ार से विभिन्न तरह की वस्तुएं खरीदते हैं। अब हमारे ये आता है ब्रांड मतलब कि किसी विशेष नाम या पहचान जिसका कि निर्माण विज्ञापन प्रक्रिया द्वारा होता है, उसको हम ब्रांड कहेंगे। और ब्रांड जो है, आप चाहे कोई कपड़ा पहनते हैं तो ब्रांड देख के खरीदते होंगे, कोई भी चीज़ दिनचर्या का हम सामान लेते हैं ब्रांड के नाम से ही प्रचलित होता है। अब हमारा बाज़ार आता है, और बाज़ार जो है कई तरीके की होती हैं। बाज़ार में हम अपने ज़रूरत के सामान जो है खरीदते हैं,
इसमें साप्ताहिक बाज़ार हो सकता है, बड़े बड़े शॉपिंग कम्प्लेक्स हो सकता है, शॉपिंग मॉल हो सकता है, गुमटी टाइप का हो सकता है जो कि चौक चौराहे पे लगाया जाता है। अब ये जो है किसी विशेष दिन में लगाया जाता है, मतलब सप्ताह के किसी एक दिन, कोई भी सोमवार मंगलवार कोई भी दिन लगा दिया गया तो साप्ताहिक बाज़ार कहलाएगा। बड़े बड़े शॉपिंग कम्प्लेक्स, अगर आप शहर में रहते होंगे तो अच्छे से जानते होंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारत में शॉपिंग कम्प्लेक्स होता है और अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग वस्तुओं का बिक्री होता है, अलग अलग काउंटर बना होता है, उसी में शॉपिंग मॉल भी होता है। और गुमटी मतलब कि चौक चौराहे पे अगर गांव के होंगे तो आप अच्छे से जानते होंगे। अब हमारा इसी का जो है आगे यहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताया गया है, आप एक बार पढ़ लेंगे रोक के तो आपको फिर समझ आ जाएगा। मैंने वैसे बता दिया आपको। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं क्या यही शॉपिंग कम्प्लेक्स में है सभी कुछ, जो इसमें क्या है रिटेल के बारे में है। और आपका थोक विक्रेता में क्या होता है, बहुत बड़े दुकान होता है या फिर एक तरह से स्टॉक होता है जहाँ पे क्या है थोक में सामान बिकती है। उस दुकान से है हम एक या दो वस्तु नहीं खरीद सकते हैं बल्कि बहुत सारा इकट्ठे वस्तु खरीदते हैं, तो उसको हम थोक कहेंगे। और जो रिटेल में होता है उसमें हम एक एक वस्तु खरीदते हैं। रिटेल का शॉप हमारे आसपास भी होता है, आपके आसपास होगा, जिससे हम दिनचर्या में चिप्स बिस्किट कुछ भी खरीदते हैं, दूध, तो राशन का सामान जिसको हम पंसारी का दुकान फॉर्च्यून शॉप कहते हैं। ठीक है, दादन व्यवस्था आ गया, ये एक बार आप समझ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दादन व्यवस्था में क्या होता है, ऑर्डर के आधार पर बुनकर और व्यापारी के बीच में काम बांटा जाता है। अब बुनकर जो है व्यापारी से सूत खरीद लेता है और फिर कपड़ा तैयार करके दे देता है। इसमें लाभ क्या होता है इस व्यवस्था से, बुनकर को कपड़ा बनाने के लिए सूत नहीं खरीदना पड़ता है और तैयार कपड़े को बेचने की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि पहले से व्यापारी जो है उनसे ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं। अब जिनिंग मिल का मतलब हुआ कि वह फैक्ट्री जहाँ पे रुई का गोला बनाया जाता है और गट्ठर दबाकर जो है आगे धागा बनाने के लिए भेजा जाता है। निर्यातक, अगर आप भारत में रह रहे हैं और भारत से अगर आप किसी दूसरे देश में सामान भेज रहे हैं और तो फिर आप जो है निर्यातक कहलाएंगे। तो एक देश से दूसरे देश को सामान भेजना निर्यात कहलाता है, और अगर आप वहाँ पे है तो आप निर्यातक हो गए यहाँ पे। ठीक है, मुनाफा आपको पता है, प्रॉफिट, किसी भी आप 5 रुपये का सामान खरीदते हैं और 10 रुपये में बेच दिया आपने तो आपको 5 रुपया इस पर मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। समानता इम्पोर्टेंट, सबसे हमारा संविधान जो है समानता का अधिकार देता है सभी को, और हमारा कानून जो है सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई नेता हो या फिर कोई मुखिया हो, या आप गरीब हो या हम अमीर है, कोई भी हो, हम गरीब है आप अमीर है, इसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून सबके लिए बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति जी के लिए और राज्यपाल के लिए कुछ स्थिति में जो है राज्यपाल के लिए ये कानून बराबर नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों जब तक अपने पद पे रहेंगे, अपने ऑफिस में रहेंगे, ऑफिस मतलब उनका पद हुआ, वो अपने कार्यकाल के दौरान कार्य में रहेंगे 5 साल के लिए, तो उनको जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, कोई मुकदमा उन पर नहीं चलाया जा सकता है। तो उस आधार पे आप कह सकते हैं कि कानून जो है सबके लिए बराबर नहीं है। लेकिन उसमें भी जो है जो अलग अलग टाइप का कानून है, आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे बताना मुझे लगता है समानता जो है वो ज़रूरी है। तो समानता जो है मैंने बता दिया आपको, किसी भी चीज़ पे भेदभाव नहीं करना, उसको हम समानता कहते हैं, चाहे वो कोई भी आधार हो सकता है। अब आ गया हमारा तवा मत्स्य संघ। ये जो है मध्य प्रदेश में एक जो है मत्स्य संघ है मछली मारने के लिए, और वहाँ पे जो है एक बांध बनाया गया था, जहाँ पे कहाँ पे ये छिंदवाड़ा जिला, जहाँ पे महादेव पहाड़ी से निकलने वाला एक नदी है तवा नदी, और होशंगाबाद में जो है तो वहाँ पे नर्मदा में मिलती है। 1958 में क्या हुआ, तवा पर एक बांध बनाया गया, तवा एक नदी है उस पर एक बांध बनाया गया, और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बहुत बड़े हिस्से के साथ जो है ना कृषि का क्षेत्र भी डूब गया, और वहाँ पे जो मूल जनसंख्या थे, मूल निवासी, वो जनसंख्या स्थगित हो गए वहाँ से और इधर उधर जाने के लिए मजबूर हो गए, और वहीं पे जो है जंगल के निवासी को फिर परेशानियों का सामना करना पड़ा, और सब कुछ वो खो दिया एक तरह से, क्योंकि पानी जमा हो गया वहाँ पे, और बांध बनाया जाता है कहीं पे भी तो एक तरफ पानी बहुत सारे मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। इसी को लेके जो है विद्रोह किया वहाँ के लोगों ने, और फिर अंततः जो है 1994 में क्या हुआ, वहाँ पे एक और बदलाव हुआ, और क्योंकि जो वहाँ पे जनता थे वो जो यहाँ से जाने के लिए मजबूर हुए थे, उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना जो बांध बना है वहीं पे रह के साइड में बगल अगल में यहाँ पे मछली पालन का काम करे। लेकिन वो मछली पालन का काम भी जो है सरकार के द्वारा 1994 में छीन लिया गया, और एक बड़ा बदलाव हुआ कि सरकार ने जो है मछली का ठेकेदार जो है, मछली मारने का जो ठेका है निजी ठेकेदार को दे दिया। उन सब से छीन के, जो गरीब व्यक्ति थे वहाँ पर रह रहे थे, उनसे छीन के सरकार ने निजी ठेकेदार को दे दिया, सौंप दिया, और इससे जो क्या हुआ विद्रोह और भड़क गया। फिर लेकिन अंततः जो है सरकार को हारना पड़ा, और सरकार ने
अपने इस संघ के लोगों को जो है मतलब घटना की समीक्षा करने के लिए एक समिति का निर्माण किया और जिसकी अनुशंसा जो है 1996 में किया। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है उन सब गरीब व्यक्तियों को फिर से निजी ठेकेदार से लेके जो है इस गरीब व्यक्ति को दे दिया गया ठेका मछली मारने का 5 साल के लिए लीज पे, ठीक है। उसके बाद विद्रोह में जो है जितने भी बेघर हुए थे उन सबको जो है घर दिलाया गया और उन सब के साथ अंततः न्याय हुआ, ठीक है। अब लोकतंत्र के लिए समानता, समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। किसी भी व्यक्ति और समुदाय की गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास जो है अपने परिवार की सभी ज़रूरत को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध हो, ठीक है। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही है। यहाँ तक में कोई भी समझने में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट में बताने की कोशिश किया है। यहाँ तक में सारा चैप्टर कंप्लीट है और जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो किताब है क्लास 7th का वो पूरा कंप्लीट हो गया है वीडियो में। अगला वीडियो आएगा हमारा क्लास 8 का ज्योग्राफी। तो अगर आप इस चैनल पे अभी नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए क्लास 7 से लेके क्लास 10th तक का जो है वीडियो मैं बनाऊंगा एनसीईआरटी का, और इसी तरह से हैंड रिटेन नोट्स जो होगा बनाया जाएगा। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ यूपीएससी का, तो मेरे द्वारा जो बनाया जाता है नोट्स और मैं जो समझता हूँ आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ और प्रयास करता हूँ। आपको ये प्रयास कैसा लगता है आप एक लाइक करके ज़रूर बताएँ। मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।